नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए अब हम द्वितीय सत्र विषय हिंदी कक्षा 8 की ओर प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको जय श्री कृष्ण और आप सब मज़े में होंगे, आप लोग की तबीयत अच्छी होगी, आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और सारी बातों को ध्यान में रखकर इस अभ्यास को भी ग्रहण करेंगे। आइए आज हम हिंदी में पाठ 1 जो हमारा पत्र एवं डायरी का पाठ है ना। तो पत्र एवं डायरी आप आगे की कक्षा में भी सीख चुके हैं कि पत्र और डायरी क्या है। आप पत्र कैसे लिखते हैं, अलग अलग विषयों पर आप पहले पत्र लिखते हैं ना, कि प्रवास में अनुमति के लिए अपने पिताजी के पास पत्र लिखे, अथवा तो आप कुछ दिन के लिए बीमार हो गए हैं तो आपको अपने वर्ग शिक्षक के पास अनुमति पत्र लिखे। अगर आप किसी अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं तो उसके लिए आप बधाई पत्र लिखे। अगर किसी को आप आमंत्रण पत्रिका देना चाहते हैं तो उसके लिए आप आमंत्रण पत्र लिखेंगे सबको, जिससे सब आपके घर में किसी प्रसंग में हाजिर हो सकते हैं। तो इस प्रकार हर एक पत्र के लेखन के अनुसार उस पत्र को लिखने की पद्धति भी हमें समझनी होगी, क्योंकि अब तक जो आप लिखते थे तो जो गुजराती में आप लिखते हैं तो आपका पेज जहाँ से शुरू होता है उसके बिल्कुल विरुद्ध दिशा में, यानी जहाँ पेज पूर्ण होता है वहाँ आप उसका एड्रेस वगैरह लिखते हैं। पहले हिंदी में भी ऐसा ही था, लेकिन हिंदी में ये नियम काफ़ी पहले बदल चुका है। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ कि कितने लोग गुजराती के जैसे ही उसमें उसके पत्र का जो उसका विस्तार है वो गलत लिखते हैं। हिंदी में हमारा बदल गया है। हिंदी में ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस तरफ से आपका हाशिया शुरू होता है ना, हाशिया मतलब जहां से आप शब्द लिखने की शुरुआत करते हैं, मार्जिन जिसको आप कहते हैं, तो उसी तरफ तुम्हारा एड्रेस भी होना चाहिए। आप जिसको लिख रहे हैं उसका संबोधन भी उसी समय होना चाहिए, उसी साइड में होना चाहिए। और नीचे उसके बारे में जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखकर जो पत्र लिखने वाला है वो खुद अपना नाम भी हाशिए के यानी मार्जिन के पास ही लिखता है। जैसा कि आपकी पुस्तक में अगर हम देखेंगे तो पत्र लिखने के नियम क्या क्या है, पहले हमें ये भी समझने पड़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर कुछ बोर्ड पर शब्दार्थ है, अगर वो शब्दार्थ समझ लेंगे तो हमें ये और भी आसान लगने लगेगा। पहले देखिए शब्दार्थ। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा यानी इंतजार करना, राह देखना। बधाई, शुभेच्छा अथवा शुभकामना। मौका यानी अवसर। जन्मदिन यानी वर्षगांठ, सालगिरह। ध्येय यानी लक्ष्य, मंजिल। कृपा यानी दया, अनुकंपा। प्रार्थना तो विनंती। और अनुनय, अनुनय यानी उसका भी अर्थ होता है प्रार्थना। ये आपके लिए एक नया शब्द है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। विरोधी शब्द में देख लीजिए कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ ये एक शब्द समूह भी है विद्यार्थी मित्रों, कि जो किसी के लिए कुछ अच्छा करने पर, और कृतज्ञ यानी जो किसी का अच्छा नहीं चाहता है, वैसे लोगों के लिए कृतज्ञ शब्द यहाँ पर आता है। शुभ तो अशुभ, मंगल अमंगल, खुशबू तो बदबू, सुख तो दुख, उत्साह निरुत्साह, आशा निराशा। उसके बाद यहाँ पर वचन परिवर्तन मैंने खास इसलिए समझाने के लिए लिखा है मित्रों कि इसमें आज भी तुम भूल करते हो, है ना। वचन परिवर्तन में हम क्या करेंगे कि इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैं, तो मैं का बहुवचन हम। दिन तो दिन। अब ये शब्द देखिए दोनों एक जैसा है, तो दिन तो दिन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर देखिए किताब तो किताब है, तो यहाँ किताबें अगर बहुवचन हम करते हैं तो उसके पीछे एक डॉट हम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी किताबों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। वह तो वे, बहन तो बहनें। दूसरी बात याद रखना कि जहाँ यहाँ हम अब यहाँ पे डॉट लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, तो इसके लिए भी मैं बाद में फिर से चर्चा करूँगी, लेकिन एक बार आपको समझा देती हूँ कि बहन तो बहन शब्द के अंत में अगर आकार की मात्रा ना हो तो यहाँ पर बिंदु आएगा। और यहाँ पर देखो जैसा कि रुपया, अब बहन में मात्रा नहीं है जबकि रुपया उसमें मात्रा है, तो हमने बहन में यहाँ पर डॉट किया, लेकिन रुपये में वहाँ पर डॉट अगर आप करते हैं तो आपका व्याकरण गलत हो जाता है। इसलिए ये भी उदाहरण आप खास ध्यान में रखिएगा। मोहल्ला, यहाँ भी देखिए मोहल्ला में ल के बाद आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी
ल की मात्रा में कोई डॉट नहीं दिया गया है। ठीक है, चिट्ठी तो चिट्ठियाँ। अब इकार की मात्रा के लिए भी यहाँ पर नियम है कि चिट्ठी, चिट्ठी में देखो दीर्घई शब्द यहाँ पर है, लेकिन चिट्ठियाँ तो जो दीर्घई मात्रा जो है वो अगर बीच में आती है तो उसको ह्रस्वई करना पड़ता है, और यह पर चंद्र बिंदु बहुवचन होने के कारण करना पड़ता है। तो इस प्रकार बहुवचन के और भी अनेक शब्द हैं, तो आप पहले से पढ़ भी चुके हैं, तो इस समझने में आपको आसानी रहेगी। आगे देखिए, यहाँ पर हिंदी नाम दिए गए, अंग्रेजी नाम है और सामने उसके हिंदी नाम कैसे है। तो देखो, सिनेमा, सिनेमा से आप परिचित हैं, जिसको हम चित्रपट भी कहते हैं, और फिल्म, इसको हिंदी में हम कहते हैं फिल्म, इंग्लिश शब्द भी है और उसके हिंदी में भी चित्रपट बोलते हैं, और फिल्म करके भी हम उसको समझ सकते हैं। टेलीफोन यानी दूरभाष, जो हम बात करते हैं एक दूसरे से दूर बैठकर, तो दूर से बात करने के लिए जो हमारे पास साधन है तो दूरभाष। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर यानी धनादेश। अब धनादेश मतलब धन का आदेश। कैसे? जैसे अभी तुमको कुछ पैसे किसी को भेजने हैं तो तुम क्या करते हो, पोस्ट ऑफिस में एक मनी ऑर्डर का एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके कारण तुम पोस्ट में जमा कराओ, तो सामने वाले के पास तुम्हारा वो पोस्ट मनी ऑर्डर जो है वो सामने पैसा उसको मिल जाता है, और उसकी जो एक पर्ची होती है वो फाड़ कर वापस पोस्टमैन आपके घर पर आपको लाकर देता है, जिससे आपको पता चलता है कि मैंने जिसको रुपया भेजा वो वापस आ गया। अगर वो उसको रुपया ना मिला हो तो वो रुपया, अगर वो सामने लेने वाला हाजिर ना हो, तो वो जो पोस्टमैन है वो आपका मनी ऑर्डर जो वैसी की वैसी रकम आपको लाकर वापस लौटा देता है। तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर कि मनी ऑर्डर, धनादेश। किसी को हमने धन भेजा, लेकिन आजकल तो देखो मित्रों ऐसी सुविधा है ना कि पेटीएम के कारण 2 मिनट में हम उस सुविधा को पूर्ण कर सकते हैं, जिससे पोस्ट ऑफिस का उपयोग आज पहले से बिल्कुल कम हो गया और नहीं के बराबर है। ठीक है, तो आगे देखिए, म्यूनिसिपालिटी यानी नगर पालिका की जो पूरे नगर का निरीक्षण या काम संभालती है। डायरी, डायरी यानी दैनंदिन। अब डायरी के भी प्रकार होते हैं, हम जो इसमें सब कुछ लिखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पुस्तक में हमारे पास डायरी क्या है वो समझाया गया, वो आगे हम समझ लेंगे। और लेटर, लेटर यानी पत्र यानी खत, किसी को चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना। आइए अब हम पाठ के द्वारा उन सारे पत्रों को एक बार समझेंगे कि सभी पत्र अगर हम लिखते हैं तो उन सभी पत्रों के लिए हमारे नियम भी थोड़े बदल जाते हैं। तो आपके पाठ में 7 प्रकार के पत्र यहाँ पर है पहले पाठ में। तो पहला है आपके पास निमंत्रण पत्र, ठीक है। दूसरा बधाई पत्र, तीसरा अनुमति पत्र, चौथा प्रार्थना पत्र, पांचवा कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। यानी इन सभी प्रकार के पत्रों को लिखने की पद्धति बिल्कुल अलग है। अब तक आप प्रवास की अनुमति के लिए पत्र लिख सकते हैं, उसके बाद आप अपने वर्ग शिक्षक के पास कहीं शादी में जाने के कारण 4 दिन नहीं आते हैं, अथवा तो बीमारी की वजह से आप 4 दिन विद्यालय में नहीं आ पाते, तो उसके लिए आप वर्ग शिक्षक को एक पत्र लिखते हैं, तो अनुमति पत्र, यानी आपको उनसे अनुमति लेने की मैं इतने दिन नहीं आऊँगा। तो इस प्रकार पत्र लेखन में आपको हर एक पत्र लेखन का अलग अलग महत्व समझना होगा, और उसकी जो लेखन पद्धति है वो भी सबकी अलग अलग आती है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आश्वासन पत्र। अगर कोई आपका दोस्त किसी परीक्षा में या किसी खेल में किसी भी तरह वो असफल हुआ है, तो उसको फिर से एक विश्वास उसके मन में जगाने के लिए, एक नई तक के लिए उसको क्या करना है, हमें एक नया मौका देना है। उसको हमारी बातों से, हमारे पत्र से उसको आश्वासन देना है कि भले इस बार नहीं, लेकिन दूसरी बार तुम फिर आगे और भी अच्छा करके प्रथम लाओगे। और इस प्रकार प्रार्थना पत्र भी हम लिख सकते हैं, वो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। कार्यालय पत्र, ये आपके लिए एक नया है, क्या ऑफिशियल आपको कोई कागज अपना पर्सनल चाहिए, जैसे अभी आप आधार कार्ड है या अपने जाति का पत्र निकलवाते हैं, तो उसके लिए आपको एक लेटर देना पड़ता है, तो वो लिखित देना पड़ता है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो ऑफिशियल आपको जहाँ पर है वहाँ पर तो लिखित ही आपको जमा कराना पड़ता है। बाकी अभी तो आप ऑनलाइन भी अगर आप समझ लेते हैं तो वो भी ऑनलाइन आपका कार्य भी, आजकल तो हमारे पास इतनी सारी सुविधा है इंटरनेट के द्वारा कि जिसके कारण इन सारे पत्रों का उपयोग बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ इन पत्रों का मैंने आपकी पुस्तक में देखिए पेज नंबर 1 से लेके 7 पत्र आपके पास जो है, ठीक है, उन सारे पत्रों में जो एड्रेस लिखा गया है
वो आप देखिए कि एड्रेस सब कहाँ पर, जिस तरफ से हमारा हाशिया शुरू होता है, ये सबसे पहला नियम मित्रों याद रखना कि जो हाशिया शुरू होता है, जबकि गुजराती में आप लिखते हैं तो बिल्कुल विरुद्ध दिशा में लिखते हैं कि जहाँ पेज पूर्ण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हिंदी में हमारा नियम बदल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पत्र है सब में देखिए, और उसमें लिखने की पद्धति, सबसे ऊपर आपका नाम, जो लिखने वाला, पत्र लिखने वाला उसका नाम होना चाहिए, वो कोई भी प्रकार का पत्र हो। उसके बाद आपका घर का पूरा एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, आपके मोहल्ले का नाम, आपके जो एरिया है मणिनगर जैसे तो आप वहाँ का नाम। उसके बाद मणिनगर कहाँ है, अहमदाबाद, तो वो लिखकर फिर वहाँ अहमदाबाद का आपको पिन कोड भी अवश्य दर्शाना होगा। उसके बाद आप किसको लिख रहे हैं, वो किसी भी पत्र में आपको ध्यान रखना है, अगर आप प्रिय मित्र को लिख रहे हैं कि आप वर्ग शिक्षक को लिख रहे हैं तो उन सबके लिए संबोधन अलग अलग होता है। हमारे बराबर के लिए, हमारे से बड़ों के लिए, वर्ग शिक्षक के लिए, मित्रों के लिए, पूजनीयों के लिए, तो उन लोगों के लिए आपके पुस्तक में मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ। पेज नंबर हमारे पास है 8 और 9। आप अपने पुस्तक में, हिंदी की द्वितीय सत्र की पाठ्य पुस्तक में आप पेज नंबर 8 और 9 देखेंगे तो जैसा कि मैं यहाँ पर भी आपको दिखा रही हूँ, है ना, यहाँ पर देखिए आप, पेज नंबर 8 में भी है और आधा इधर 9 पे भी दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप किसको लिख रहे हैं, पुत्र पिता को अगर लिखता है तो कैसे उसका आदर करना चाहिए। तो इस पूरे कोष्ठक को आपको अपनी कॉपी में लिखने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी का उपयोग आप घर में भी नहीं करते हैं, है ना, और विद्यालय में भी नहीं करते हैं, लेकिन हिंदी की शब्द और उसकी लेखन प्रक्रिया को समझने के लिए आपको इस, जो मैंने ये आपको 7वीं 8वीं और 9वें पेज पर जो बताया है, वो कोष्ठक पूरा आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तभी आपको पत्र लेखन में किसको आप क्या बोलेंगे, सामने वालों को क्या बोलेंगे, और पत्र के अंत में आपके साथ उसका संबंध कैसा है। जैसे आप पिता को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र, शिक्षक को अगर लिखते हैं तो आपका आज्ञाकारी छात्र, तो वैसे करके आपको सबको अलग अलग संबोधन हर एक में होगा। इसलिए इस कोष्ठक के आप किसको पत्र लिख रहे हैं, कैसा पत्र लिख रहे हैं, तो ये पूरा कोष्ठक आपको अपनी कॉपी में कंपलसरी लिखना होगा। ठीक है, और इन 7 पत्रों में, पत्र में तो देखो अब क्या नियम उसके हैं, हम वो भी एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम डायरी लेखन की ओर चलेंगे। पत्र में देखिए, पत्र में बोलचाल की भाषा सरल और सीधी होनी चाहिए, और जितनी आवश्यक बात है उतनी ही लिखनी चाहिए, बिन जरूरी बातों का निकाल करना चाहिए। पत्र ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जिस मैटर पर आप बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर आप कहना चाहते हैं, तो उसी मुद्दे को लेकर आप उस पत्र को संक्षिप्त में पूर्ण करेंगे। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम शब्द का उपयोग करोगे, बड़ों के लिए आपका सर्वनाम का प्रयोग करोगे। उसके बाद पत्र में सबसे ऊपर, अब देखो बाई ओर, अब बाई और दाई, इसमें तुम लोग कंफ्यूजन करते हो। ठीक है, हमें हिंदी में क्या करना है, पत्र में सबसे ऊपर बाई ओर यानी हाशिए की तरफ अपना पूरा पता, नाम और तारीख कंपलसरी लिखनी होगी। उसके बाद बाई ओर पत्र आपको जिसको लिखना है उसको शिष्ट भाषा में, यानी सामने वाले को बुरा न लगे, उसके पद का अपमान न हो, इस प्रकार लिखना चाहिए। और पता और तारीख पूरी तरह लिखना चाहिए, शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। और उसके बाद अभिवादन, जैसे कि अगर मित्र है तो प्रिय मित्र नमस्कार, पिताजी हैं तो आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। तो इस प्रकार सबके अलग अलग निवेदन को भी हमको देखना चाहिए। और इसके बाद पत्र में कलेवर, कलेवर यानी पत्र में जो हम जिस मुद्दे की चर्चा करते हैं, अगर बीमारी का है तो उसके लिए हम लिखते हैं, शादी में जाने के लिए अनुमति चाहिए तो उसके लिए, तो पत्र में हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको कलेवर यानी जो बीच का हम जिस विषय में लिख रहे हैं, जो 5-6 लाइन में, उसको हिंदी में हम बोलते हैं कलेवर। गुजराती में तुम ऐसे पैराग्राफ बोल सकते हो ना, और हिंदी में उसको परिच्छेद भी बोल सकते हो। आगे देखो, पत्र समाप्त करने पर नीचे बाईं ओर यानी हाशिए की तरफ ही, है ना, विरोधी शब्द जिधर आपने नाम सब लिखा है उसी जिस तरफ से शुरुआत करते हैं, पत्र जो लिखता है उसका अपना नाम नीचे होना चाहिए। और इस प्रकार इस कोष्ठक के द्वारा भी आपको ये नियम अच्छी तरह से समझ पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास इसमें आता है डायरी लेखन। अब आप कहेंगे कि पत्र तो टीचर ने समझा, लेकिन डायरी लेखन क्या है, तो अभी तक आप डायरी से तो वाकिफ नहीं है, लेकिन फिर भी डायरी क्या है मैं समझा दूं।
जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आपके मम्मी पापा रोज बाजार जाते हैं, कुछ खरीद कर लाते हैं, या फिर अपने जो भी वो पूरे महीने का खर्च है तो वो क्या करते हैं, एक डायरी में लिखते हैं, है ना, कि इस तारीख को मैंने इतना खर्च किया, इस तारीख को मैंने इतना खर्च किया, आज मैंने इतना खर्च किया, और पूरे महीने का उसमें हम टोटल मारते हैं। यानी हम अपनी जानकारी को अपने खुद की जानकारी के लिए हम रखते हैं कि आज मैंने इतना खर्च किया, कल मैंने इतना खर्च किया। तो हमारे घर का वातावरण और एक मैनेजमेंट जिसको कहते हैं उसका हमको उससे आसानी हो सकती है। तो यहाँ पर भी देखिए कि आपको डायरी आप किस लिए लिखते हो। अब यहाँ पर जो हमारे पास डायरी लेखन है वो किस लिए, कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में, अपने जीते जागते समय में अगर वो डायरी लिखते हैं, पहले डायरी क्या है मैं आपको थोड़ा समझा दूं जिससे आपको ये समझने में और भी आसान होने लगेगी। ठीक है, अब डायरी शब्द क्या है, तो देखो डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, DAIRY डायरी। डायरी को हिंदी में क्या कहते हैं, अब देखो सबसे पहले डायरी हम इंग्लिश शब्द बोलते हैं ना, डायरी इंग्लिश, उसका हिंदी शब्द क्या हुआ, देखो दैनंदिनी। डायरी को हिंदी में हम बोलते हैं दैनिकी अथवा दैनंदिनी, और इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं डायरी। तो हम डायरी जानते हैं लेकिन हिंदी शब्द हमें बहुत कम लोगों को पता है। तो अब एक एक मार्क के प्रश्न इसमें से भी पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, पुनरावर्तन भी हमारा होगा। लेकिन डायरी किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी, और उसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, तो दैनंदिनी और दैनिकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब डायरी में हम क्या लिखते हैं, तो ये भी समझ लें। डायरी में निजी जीवन यानी व्यक्ति अपने खुद के बारे में, है ना, अब निजी यानी पर्सनल, अपने खुद के बारे में जीवन में प्रतिदिन यानी हर रोज जो घटना बनती है उन घटनाओं के उसमें लेखा जोखा रहता है। यानी रोज जो आज मेरे साथ ये घटना बनी तो मैं शाम को जाकर, तो कोई रोज बरोज लिखता है, कोई एक सप्ताह में लिखता है, कोई एक महीने पे लिखता है और कोई 15 दिन पे लिखता है। कि जैसा कि हम आगे देखे चले कि डायरी में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। डायरी के पढ़ने से क्या पता चलता है, तो किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटना अगर घटी तो वो घटना क्या घटी, क्या कार्य थे और तथ्य, उससे हमें क्या मिला समझने का, तो उनके तथ्यों की परिणाम की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति अपनी घटित घटनाओं के साथ साथ, ध्यान देना मित्रों फिर से, कि घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उस घटना के प्रति जो विचार आते हैं उन विचारों की अभिव्यक्ति भी हमको उसके डायरी लेखन से मिलती है, कि वो व्यक्ति अपने मन में इस घटना के बाद क्या सोचता है, तो उसके विचार भी हमें जानने को मिलते हैं। और इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है, यानी व्यक्ति अपने मन की बात उसमें दर्शाता है। डायरी कब कब लिख सकते हैं आप, तो ये भी आपके लिए समझने की बात है। डायरी प्रतिदिन यानी हर रोज, साप्ताहिक यानी हर एक सप्ताह में एक बार आप लिख सकते हैं। साप्ताहिक यानी सप्ताह 7 दिनों का समूह यानी साप्ताहिक। पाक्षिक यानी 15 दिन, જેને તમે ગુજરાતીમાં પખવાડિયું કહો છો, तो पाक्षिक यानी 15 दिनों में एक बार आप लिख सकते हैं। और मासिक यानी पूरे एक महीने में एक बार, यानी कोई रोज बरोज लिखता है, कोई एक सप्ताह का लिखता है कि एक सप्ताह में एक बार पूरे सप्ताह का लिख लिया, उसके बाद कोई 15 दिनों का एक बार लिखता है और कोई पूरे महीने का एक बार लिखता है। इस प्रकार वे अपने मन के विचारों को, अपने साथ घटी घटनाओं को और उससे क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ और कैसा होना चाहिए, तो वो व्यक्ति अपने विचारों को दर्शाता है, जिससे सामने वाले को भी पढ़कर उसमें से कुछ सीखने को मिलता है। अब डायरी लेखन की विशेषता क्या है, डायरी लेखन में कैसे लिखना चाहिए, तो डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे हम कहानी की शुरुआत करते हैं ना, तो पहले ये था, उसके बाद उसके साथ ऐसा हुआ, एक के बाद एक क्रम में आना चाहिए, ना कि सीधे एक से तीसरे क्रम पर चले जाना चाहिए। तो उस बात को हमको पता चलना चाहिए। डायरी में लिखा गया विवरण कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त, टूंकमा जेने तमे कहो छो, हिंदी में आने संक्षिप्त कहवाय। तो संक्षिप्त में कम से कम शब्दों में डायरी लेखन होना चाहिए। और संक्षिप्त यानी छोटा, सार गर्भित, मुख्य बातों का समावेश होना चाहिए, बिन जरूरी बातों का निकाल करना चाहिए। और किसी भी बिन वास्तविक नहीं, जो घटना घटी उसी का उल्लेख करना चाहिए और बढ़ा चढ़ाकर उसमें उस घटना का उल्लेख करना नहीं चाहिए। ठीक है, अब डायरी लेखन में हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, टीका टिप्पणी
किसी की निंदा या ऐसे कुछ जो शब्द ना अच्छे लगते हो वैसे हमें लिखने चाहिए, गलत शब्द नहीं लिखने चाहिए। बनावटी पर बना चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए, जो है उसी का वर्णन करना चाहिए। काल्पनिकता, अपने मन से अपनी कल्पना के अनुसार उसमें कोई तुमको नए शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। चित्रात्मकता, अपनी इच्छा से तुम्हारे दिमाग में अगर कोई ऐसी बात आ रही है तो उससे संबंधित ऐसा नहीं, जो बनावटी नहीं है, जो सही घटना घटी है केवल उसी का उल्लेख करो और उसके सिवाय सारी बातों का निकाल करो। और किसी भी तरह के अनावश्यक विस्तार से यानी बढ़ा चढ़ाकर लिखने से हमें बचना चाहिए। अब डायरी लेखन से देखो फायदा क्या है। अब तक तो तुमने देखा कैसे लिखनी चाहिए, लेकिन अब तुम ये कहोगे कि डायरी लेखन टीचर हमें क्या काम, लेकिन डायरी लेखन से क्या फायदा होता है, तो ये भी हमें जरूरत है समझने की कि इसमें जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है कि आज मैंने ये किया, कल मैंने ये किया। तो रोज बरोज जो हम लिखते हैं तो हमारी डायरी अगर कोई पढ़ते भी है तो उनको भी हमारी डायरी से काफी कुछ सीखने को मिलता है और हमारे पास उसका एक रिकॉर्ड भी रहता है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, जो घटना घटी उसकी जानकारी भी हमको प्राप्त होती है और उसके कारण जो व्यक्ति दिन भर अच्छे बुरे कोई भी कार्य करता है तो उस व्यक्ति को अगर उसने अच्छा कार्य किया है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ मैंने ये अच्छा कार्य किया। और अगर कोई बुरा कार्य है तो वो क्या करता है, आगे से वो दूसरी बार वो गलती ना करे तो इसके लिए उसको समझ पड़ती है और वो अच्छे कार्य की ओर प्रेरित होता है, बुरे काम को वो कम करता चला जाता है। तो ये भी हमारे जीवन के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद उसमें उल्लेख भी रहता है और धीरे धीरे शनि शनि यानी धीरे धीरे उस बुराइयों से हम पीछे भी हट सकते हैं और अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ते हैं। डायरी एक ऐसा दस्तावेज, अब दस्तावेज क्या है पहले वो समझ लो। सबसे पहले मैं समझा दूं कि अगर तुम नया मकान लेते हो, तुम जमीन लेते हो तो तुम एक दस्तावेज बनाते हो, है ना। दस्तावेज मतलब जिसके पास वो दस्तावेज है उस पर उसका हक है। अभी जमीन का दस्तावेज, मकान का दस्तावेज तुम्हारे पास अगर हो तभी तुमको मकान या जमीन तुम्हारे नाम पर होगी ना। तो ये भी एक डायरी एक हमारे लिए दस्तावेज है। तो कैसा दस्तावेज, देखो आगे। डायरी एक ऐसा दस्तावेज है कि जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव कि जो उसने अपने अनुभव लिखे हैं तो उसके पहले के अनुभव जो बीत चुके हैं उस अनुभव को और उसकी घटना की कौन कौन सी जानकारी और वो भी उसी व्यक्ति के शब्दों में हमें पढ़ने को मिलती है, जिसके कारण उसकी डायरी पढ़कर हमें काफ़ी कुछ उसमें से सीखने को मिलता है। और उस व्यक्ति ने उस बुरे कार्यों के द्वारा भी कि आज बुरे कार्य कम होने चाहिए उसके लिए भी उसने प्रयत्न किया, तो वो पढ़कर आपको अपने जीवन में भी अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी साबित होता है। तो कितने लोग आज डायरी लिखते हैं, लेकिन आजकल ज़माने के अनुसार सब टेक्नोलॉजी से जुड़ गए, जिससे पत्र और डायरी लेखन का व्यवहार बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया है। लेकिन आजकल कार्यालयी पत्रों में ऑफिशियल जहाँ पर है वहाँ पर आज भी लिखित हमें किसी भी तरह जमा कराना पड़े। जैसे आप स्कूल में देखिए, है ना, आप मार्कशीट जमा कराते हैं, दूसरी स्कूल में से आते हैं तो एलसी जमा कराते हैं, एक लेटर देते हैं। अगर आपको कोई भी काम हो तो छुट्टी के लिए भी अनुमति पत्र चाहिए तो आप लिख कर देते हैं। तो ऑफिशियल कार्यालय के लिए हमारे पास यहाँ पर कार्यालय को हिंदी में दफ्तर कहते हैं, आप लोग गुजराती में दफ्तर आपके स्कूल बैग को कहते हैं ना, लेकिन हिंदी में कार्यालय और उसका समानार्थी दफ्तर शब्द भी उसका उपयोग होता है और इंग्लिश में उसको कहते हैं ऑफिस। तो ऑफिशियल जितने भी कार्य है वो हमें कागज वहाँ पर लिखकर लिखित में ही जमा कराने पड़ते हैं, उसके बिना हमारा कार्य वहाँ पर पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, अब डायरी लेखन कैसे लिखना चाहिए तो वो मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर आपके पास 3 डायरी लेखन भी है, देख लीजिए पेज नंबर 6 पर देखिए। डायरी लेखन में अपने नए विद्यालय में पहले दिन की घटना को अपनी डायरी में लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आप अपने विद्यालय का पहला दिन आपका कैसा रहा तो वो आपको डायरी का अनुभव आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं मित्रों, तो आपको इसका अनुभव अच्छी तरह से हो जाएगा। दूसरा है वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व का अनुभव अपनी डायरी में लिखे कि कल परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, तो उसके एक दिन पहले आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, है ना। मैंने तैयारी की है, पेपर कैसा आएगा, आप भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान मेरा पेपर अच्छा। आप कितने उत्सुक रहते हैं परीक्षा के लिए कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, तो तैयारी से ज़्यादा तो आप अपनी सोच में पड़ जाते हैं ना। तो परीक्षा के एक दिन पहले आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए आपके विचार क्या थे, तो आपको वो अपनी परीक्षा के बारे में लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे कि देखिए कल आपको स्कूल में से एक प्रवास के लिए ले जाया जा रहा है। ठीक है,
आपको कल प्रवास में जाना है और आप प्रवास की तैयारी में अगले दिन क्या क्या कर रहे हैं, तो आपने क्या क्या किया प्रवास में जाने की तैयारी के लिए, आपको एक दिन पहले कैसा लग रहा था कि क्या करेंगे क्या नहीं, तो वो आपको अपना वर्णन करना होगा। पुस्तक में तो है ही है, लेकिन आपको अपने बारे में लिखने के लिए मैं सूचित करती हूँ। ठीक है, और इसमें स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय में जो आपका पहले के अभ्यास में तो आपके पास जो पत्र है, आपको पुस्तक में आपके पास सारे पत्र हैं, वो आपको पढ़कर तैयार कर रहे हैं। मैंने 2 बार समझा भी दिया है आपको खाली अभ्यास और स्वाध्याय लिखना है। ठीक है, और पीडीएफ फाइल में जो भेजूंगी उसमें आपके पास व्याकरण भी है। तो अभ्यास में जितने पत्र है, देखिए पहला है उस वह लिखना है। दूसरे प्रश्न में भी आपको एसएमएस के कैसे लिखना है वो आपको करना है। तीसरे में प्रशासकीय शब्द, जो शब्द है कठिन शब्द है, उनको आपको वाक्य रचना करनी है। जो नए शब्द है वो भी आपके पास समानार्थी रूप में आ गए हैं पीडीएफ फाइल में, तो आपको उससे खाली नए वाक्य बनाने हैं, लेकिन वाक्य बनाते समय ध्यान रखना। और चौथा है डायरी लेखन करना है। तो आप अभ्यास में अगर डायरी लेखन तीनों लिख लेते हैं तो आपको बाकी तो आपके पुस्तक में जो है, आप पुस्तक में से भी पढ़ के उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और पत्र लिखने के नियम मैंने कोष्टक आपको कंपलसरी लिखने के लिए कहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेज नंबर 10 में हमारे पास यहाँ पर है, देखिए इसमें ये प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको प्रोजेक्ट इसलिए दे रही हूँ कि आप मोबाइल से जुड़े हैं। ठीक है, आपकी पुस्तक में पेज नंबर 10 पर यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आपको इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब प्रोजेक्ट कैसा बनाना, तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ मित्रों, कि पहले के जमाने की जानकारी आपने सुनी होगी लेकिन कम आपको ध्यान होगा। आज मैं पूरी तरह से समझाती हूँ। पहले के जमाने से जो संदेश चलते हुए आए हैं, उन संदेशों के कारण आज हम मोबाइल में सीमित हो गए। हमको पहले की जानकारी प्राप्त है कि पहले के राजा महाराजाओं के समय में जब संदेश भेजे जाते थे तो क्या करते थे, उस समय तो मोबाइल नहीं था। तो देखो सबसे पहले यहाँ आपके पास कबूतर का चित्र दिया गया है। फर्स्ट चित्र आप देखिए, पहला चित्र कबूतर, उसके देखिए उसमें क्या है, लिफाफा है ना। तो पहले के समय में राजा महाराजा के समय में क्या करते थे, संदेशा कैसा भेजते थे, तो उसमें देखिए कि जो कबूतर है उसके गले में या पैर में एक चिट्ठी लिखकर बांध दी जाती थी, और वो चिट्ठी जहाँ पहुँचानी थी तो उसको उतना ट्रेंड कर दिया जाता था, तो वो अपनी चिट्ठी उनको जहाँ भेजनी थी वहाँ पर वो कबूतर पहुँचाकर आता था। यानी ये पुराने समय से चली आ रही प्रथा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इसका महत्व कम हो गया, और राजा महाराजा के समय में क्या हुआ कि एक कपड़े में, मखमल के कपड़े में उस पूरे संदेश को राजा लिखते थे, और उस मखमल के कपड़े के दोनों तरफ लकड़ी का एक डंडा होता था जिसको मोड़कर पूरा रोल कर दिया जाता था। तो राजा का दूत उस पत्र को, मखमली कपड़े के पत्र को लेकर जाता था और दूसरे राजा को वहाँ पर जाके उनके दरबार में देता था। तो वहाँ के राजा के जो पास में जो बैठते वो क्या करते थे, उसको खोलकर सभी के सामने दरबार में पढ़ते थे, और उन राजा को जो मैसेज भेजना होता था, जो संदेश भेजना होता था, तो उनको क्या करते थे, वो भी वैसे ही मखमल के कपड़े पर लिखकर और 2 डंडे के बीच में रोल करके वो दूसरे राजा तक भेजते थे। उसके बाद मुझे याद है, जहाँ तक ये पोस्ट ऑफिस है ना, डाक पेटी जिसको हिंदी में कहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, लगभग 9-10 साल की होंगी, तब से मैं देखती हूँ हम लोग पत्र डालते थे मेरे घर के पास ही। जैसे ये तुम देख रहे हो ना, अभी ये लाल कलर की पेटी अभी पोस्ट ऑफिस से बाहर, अभी तो इसका उपयोग बहुत नहीं के बराबर हो गया क्योंकि फ़ोन के कारण ये सारे बहुत कम अभी यूज़ होते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग चिट्ठी डालते थे, मेरे घर के पास ही लाल पेटी थी, और इसको हम क्या कहते हैं, डाक पेटी है ना, लेटर बॉक्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें हम क्या करते थे, यहाँ पर कागज डाल देते थे और राखी या कुछ भी हमको भेजना रहता था। अब ये कैसे जाता है वहाँ पर, तो ये भी समझने वाली बात है। तो ये यहाँ पर हम डालते हैं, तो यहाँ से फिर डाकिया निकाल कर क्या करता है, वो डाकघर में ले जाता है। डाकघर में फिर सिक्के लगते हैं, उसमें मोहर लगती है, उसके बाद वो जिस राज्य में भेजना पड़ता है तो वो ट्रेन या वायु सेवा के द्वारा वो वहाँ पर भेजा जाता है। इस प्रकार लंबी प्रक्रिया के कारण 4 या 5 दिन में वो खत वहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद धीरे धीरे एक पोस्ट कार्ड आया और लिफाफा, यानी पोस्ट कार्ड में हम क्या है, आगे पूरा खाली पेज और पीछे आधा, और इसी में एड्रेस लिखना है। ठीक है, इसका भी उपयोग हम कर चुके हैं, आज तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें भी ये लिफाफा 15 पैसे का मिलता था हमारे समय में,
हाँ, और 15 पैसे में हम लिखकर इसी में एड्रेस लिखकर डाल देते थे, वो सामने 3-4 दिन के बाद पहुंचता था। उसके बाद देखिए यहाँ पर, ये तो आप परिचय था ना, अच्छी तरह से माहित है, मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन को तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। तो आज मोबाइल फोन के कारण क्या हुआ, इन सभी की जरूरत नहीं के बराबर हो गई, है ना। ये अभी जरूरत जो हम कवर या उसका है, तो उसको हम लेटर बॉक्स में, यानी हम ऑफिशियल वर्क के लिए ही खाली हम अभी इन लिफाफों का उपयोग करते हैं, या कोई ऑफिशियल कोई कार्य हो एक दूसरे को भेजना हो तब। उसके बाद मोबाइल के बाद अब तो फिर कंप्यूटर का जमाना आ गया, है ना। अब कंप्यूटर के कारण अब हमारे पास नेट भी है, कि जिससे कंप्यूटर की भी सुविधा अगर ना हो तो हम मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा इन सारी जानकारियों को प्राप्त कर सके। तो आपको ये जितने भी यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों सहित, लेकिन उन चित्रों के बारे में जानकारी भी आपको अपने शब्दों में लिखनी है, और ये प्रोजेक्ट आपको तैयार करना होगा, ठीक है। और आज हमारा यह पाठ 1 पूर्ण होता है, और मैं आशा रखती हूँ कि लाइव में भी मैं फिर से एक बार आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी, जिसके आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। और अगर किसी को तकलीफ हो तो फिर से मुझे आप ऑनलाइन में आप मुझसे पूछ सकते हैं मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार।